वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब आप सबको ये पता होगा कि मेरे वीडियोस ब्लॉग मेरे काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे। 1 महीना हो गया आज पूरा। और क्यों नहीं आ रहे थे, किस वजह से नहीं आ रहे थे, उसका मैं रीज़न यहाँ पे बताने के लिए बैठी हूँ। और बहुत ही बड़ा रीज़न है, बहुत ही बुरा रीज़न है। और आज मैं ये ब्लॉग नहीं कहूँगी, आज मैं आप लोग के सामने बैठ के सिर्फ बातें करने के लिए आई हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने में ऐसा क्या हुआ कि मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, इतना लंबा मुझे गैप लेना पड़ गया। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं जब व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि मेरी सासू माँ की जो तबीयत है वो थोड़ी बिगड़ गई है। फिर ये भी कहा था कि हाँ, थोड़ा सा सुधार हो रहा है। तो मुझे लगा था कि मतलब मैंने बताया था कि उनको निमोनिया हो गया था। और वो निमोनिया कब से है ये तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी जब मम्मी विशु के बर्थडे के टाइम पे आई थी जनवरी लास्ट में, और वो मार्च के मिडिल मंथ तक थी। तो यहाँ पे भी रामेश्वरम से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो मेरे हस्बैंड उनको स्टार्टिंग से बोलते थे कि मम्मी मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवा देता हूँ। तो यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में गए भी थे। और फिर उस टाइम मम्मी का जो बॉडी में जो ऑक्सीजन था, SpO2 जो था वो लेवल वो 80 या 82 ऐसा ही कुछ समथिंग था। तो यहाँ के डॉक्टरों ने काफ़ी अच्छा इलाज किया, जिसकी वजह से मम्मी थोड़ा सा मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट मम्मी में देखने को नज़र आया। फिर उसके बाद मम्मी हमारे जो घर के जो किराएदार हैं वो शायद कहीं जाने वाले थे, तो मम्मी पापा को फिर यहाँ से जाना पड़ा। फिर ये बोल के कि हाँ हम फिर आएंगे, फिर अच्छे से प्रॉपर उसका इलाज करवाएंगे जो भी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हाँ इनको निमोनिया है और इनको काफ़ी ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज इन द सेंस कि जो लंग्स का जो प्राणायाम होता है वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा परहेज। निमोनिया जिनको भी होता है उनको पता है कि इसमें क्या क्या परहेज करना पड़ता है, जैसे कि ठंडा नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, दही नहीं खा सकते, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, अभी तो मैंने बताया ना कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हाँ मम्मी को निमोनिया है और थोड़ी खांसी आ रही है, तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। फिर क्या हुआ कि रात होते होते जो उनका बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता गया। पहले तो 80 था, तो पापा को लगा कि चलो ठीक है दवाई दे देता हूँ शायद ठीक हो जाएगा, मगर नहीं ठीक हुआ, वो और भी कम होता गया। तो फिर लास्ट मतलब रात होते होते मतलब ऐसा हो गया कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया कि मम्मी का SpO2 60 पहुँच गया। और एम्बुलेंस वाले, मेरा जो देवर है वो वहाँ पे इलाहाबाद में इस टाइम गया हुआ था, क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो फिर वहाँ चला गया था कि अब घर पे ही रहूँगा कुछ दिन मम्मी पापा के साथ। तो कुछ ही दिन हुए थे उसको गए, तो वो फिर उस टाइम पे एम्बुलेंस वालों को कॉल पे कॉल किया जा रहा था और कोई भी एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितने ज़्यादा परेशान थे। मगर वो कहते हैं ना कि बस आदमी फ़ोन पे क्या कर सकता है, ऐसे बात कर सकता है, बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कंडीशन था उस टाइम। फिर जैसे तैसे करते करते एक एम्बुलेंस वाला आया, मतलब ऐसा टाइम आ गया था ना कि पापा को फिर पुलिस वालों को फ़ोन करना पड़ा कि कम से कम आप अपनी जीप ही लेकर के आ जाइए, मैं अपनी वाइफ को कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दूं, क्योंकि वहाँ पे पापा ने 4 व्हीलर नहीं लिया हुआ है, लेने वाले थे बट अभी नहीं लिया है। तो एक पुलिस को फ़ोन किया, वो भी नहीं आई, क्या किस्मत है। और फिर जैसे तैसे एक एम्बुलेंस आया। फिर उसके बाद पापा उसको, एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनका एक हॉस्पिटल होता है CHS, तो पापा डायरेक्टली वहाँ लेकर के गए। वहाँ से मम्मी को, वहाँ बोलते हैं कि शायद उनके ICU में बेड खाली नहीं था, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया एक हॉस्पिटल में। वहाँ मम्मी गई। तो
फिर पापा बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाया है तो थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है, ऑक्सीजन लगाया है। एक दिन बाद भी सुबह बोला कि हाँ थोड़ा ठीक है। अभी कितना कोई खुल के फ़ोन पे भी पापा हमें खुल के कितना बताएंगे और हम भी यहाँ से कितना पूछेंगे। बस इतनी ही बात होती थी, हाँ पापा मम्मी ठीक है ना। पापा बोलते थे हाँ थोड़ा सा ठीक है। समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि क्या करें। फिर बार बार मेरे हस्बैंड बोलते थे कि पापा मैं आ जाता हूँ, पापा मना कर देते थे कि नहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, जब लगेगा कुछ तो फिर मैं बुलाऊँगा। मैं भी यहाँ से नानू को बोलती थी कि नानू आप चले जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि पापा पापा ठीक है, पापा हैंडल कर लेते हैं, मगर एक बड़ा बेटा रहता है साथ में तो वो ज़्यादा थोड़ा सा सही रहता है। मगर पापा वहाँ से बार बार मना कर देते थे। मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि इतनी गंदी सिचुएशन मैं फेस करनी पड़ेगी। क्या हुआ कि एक दो दिन बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। एक्चुअली ऑक्सीजन जैसे निकालते थे उनके मुंह से नाक से तो फिर मम्मी का ऑक्सीजन लेवल तुरंत घटने लगता था। और निमोनिया का बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा क्या वहाँ कोई निमोनिया का डॉक्टर ही नहीं था। और मैं आपको क्या बताऊँ कितना ख़राब कंडीशन था। फिर करते करते नानू 15 तारीख को यहाँ से गए हॉस्पिटल। मम्मी 11 को एडमिट हुई, नानू फिर 15 जुलाई को वहाँ गए, इलाहाबाद गए। वहाँ से उसी रात ये लोग एम्बुलेंस के थ्रू मम्मी को लेकर गए लखनऊ लेकर के गए कि वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में मम्मी का इलाज करवाएंगे। आप लखनऊ का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल सर्च करेंगे तो उस हॉस्पिटल का नाम सबसे पहले आता है, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं बताऊँगी। वहाँ पहले तो मेरे देवर ने फ़ोन किया उस हॉस्पिटल को, तो बोला कि हाँ ठीक है आप पेशेंट को ले आइए, हम देखेंगे, हम एडमिट कर लेंगे। जब ले करके गए यहाँ से 10:30 बजे निकले ये लोग। और नानू मुझे पहले तो फ़ोन करके बोल करके थोड़ा सा रोने लगे कि मम्मी को ऐसे हॉस्पिटल में रखा गया है, क्योंकि और कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था इलाहाबाद में भी। कोई बोलता है बेड खाली नहीं है, कोई बोलता है ये नहीं है, कोई बोलता है वो नहीं है। तो एक हॉस्पिटल में बस थी, वो भी पता नहीं घटिया हॉस्पिटल था, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि नानू ने जब मुझे फ़ोन करके बोले और वो रोने लगे, जो कि वो बिल्कुल रोते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए रहते हैं खुद को। वो रोने लगे और बोलते हैं कि मेरी मम्मी को 3 दिन तक इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी है इन लोगों ने। कोई भी निमोनिया का डॉक्टर ने नहीं देखा है कुछ, बस केवल एक नेबुलाइजर लगा दिया है और बोलते हैं कि केस बहुत क्रिटिकल हो चुका है, बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुन के कोई भी बेटा बहू पति आप सोच भी नहीं सकते कि कितना खराब टाइम आ जाता है। ये बोल रहे मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। तो बहुत, और मैं यहाँ पे अकेली थी, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ, मैं सिर्फ फ़ोन के ही थ्रू सारी बातें सुन सकती थी, पता कर सकती थी। तो जब नानू रोने लगे तो मेरा दिमाग मतलब कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मैं कि कितनी खराब हालत कर दी है यार। कि मतलब कि जब एक बड़ा बेटा जो कि हर चीज़ को बहुत ही लाइट लेते थे, अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बोलते रहते थे, मगर इतना ज़्यादा अभी क्या कर दिया है। नानू बोलते थे मेरे को कि तुम बस इतना मनाओ कि मैं मम्मी को लखनऊ तक पहुंचा सकूं, क्योंकि इतना क्रिटिकल केस बना दिया इन लोगों ने कि लगता नहीं है कि मम्मी वहां तक पहुंच सकती है। फिर मैं उस टाइप की लड़की हूँ, शायद अब तक तो आप लोग मुझे समझ भी गए होंगे कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ ये सब नहीं करती थी। शादी से पहले तो मैं सिर्फ पूजा पाठ उसी टाइम करती थी जिस दिन मेरा रिजल्ट निकलने वाला रहता था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि दिया जला दो, अगरबत्ती जलाओ, ये सारी चीज़ें करो, वो ठीक हो जाएंगी। सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा बनाया, करते 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 मैंने बार बार मैं दिए जला रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मेंटल होती जा रही हूँ मैं। तो दिए लगा रही थी, बार बार घी डाल रही थी कि मेरा दिया बिल्कुल भी वो ना हो, मम्मी बस अच्छे से पहुँच जाए। और एक एक मिनट, अब विश्वास करोगे उस टाइम का जो एक एक मिनट होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है ना कि फ़ोन देख रही हूँ बार बार, अच्छा अभी 12 बज रहे हैं, फिर 12:02 हो रहे हैं, फिर 12:10 हो रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ, करते करते जैसे तैसे 3 बजाया मैंने, पागलों की तरह जगती रही। जब 3 बजे नानू का मैसेज आया कि हाँ हम पहुँच गए हैं लखनऊ, तो थोड़ी सी राहत मिली। फिर
मतलब थोड़ी खुश हुई मैं कि चलो ठीक है, बड़े हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट हो जाएंगे, बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा, अच्छे डॉक्टरों के हाथ पे रहेंगे तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि हाँ मम्मी का इलाज नहीं हुआ। उन लोगों ने फिर बोला कि आपके पास क्या कोविड का आप लोगों ने कोविड का टेस्ट करवाया है? तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, कोविड का टेस्ट नहीं करवाया और कोविड का कुछ है नहीं इनके साथ, इनको केवल निमोनिया की प्रॉब्लम है, लंग इन्फेक्शन हो गया है और अस्थमा का अटैक आया है, इस वजह से थोड़ी हो गई है। और जिस हॉस्पिटल में थी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने केस थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं ले सकते। तो मतलब समझ में नहीं आया कि कोई पेशेंट एम्बुलेंस में मर रहा है और आप बोल रहे हैं नहीं हम नहीं ले सकते। तो ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी जब हम इलाहाबाद नहीं थे, तो आप उस टाइम ही बोल देते कि जब तक आप कोविड का रिपोर्ट लेकर के नहीं आएंगे नेगेटिव तब तक हम नहीं लेंगे। आपने ये क्यों बोला कि हाँ ठीक है आप पेशेंट को लेके आ जाइए हम ले लेंगे। फिर उस समय क्या हालत आशुतोष की, मतलब मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुर की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस में उनकी मम्मी पड़ी हुई हैं और ये लोग लेने से मना कर दिए। चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग 3-4 हॉस्पिटलों में 4-5 बजे भोर में अर्ली मॉर्निंग हर जगह घूम रहे हैं, कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं। कोई बोलता है बेड नहीं है, कोई बोलता है डॉक्टर नहीं है, कोई बोलता है कोविड का टेस्ट लेके आइए, न जाने क्या क्या करते करते एक हॉस्पिटल मिल भी गया तो वहाँ पे एडमिट करवाया। और उस हॉस्पिटल में वो ये इसलिए गए थे क्योंकि एक बंदा था उसी हॉस्पिटल का, उसने बोला था कि हाँ ठीक है आप हमारे हॉस्पिटल चलिए हम कोविड का टेस्ट करवा देंगे। जब लेके गए एडमिट भी करवा दिया और 70,000 बिल बना दिया उन्होंने 12 घंटों में, सिर्फ 12 घंटों में। सुबह लग रहा है 9 बजे से लेकर के रात को वो 9-10 बजे तक रही होंगी। 12 घंटों में उन्होंने 70,000 का बिल भी बना दिया। और फिर बोलते हैं कि नहीं मैं कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकता। वहाँ का जो डॉक्टर है वो बोलता है कि नहीं हम कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकते, और अगर आपको कोविड का टेस्ट इनका करवाना भी है तो आप यहाँ से इनको लेकर के जाइए, वरना अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा दुकान इन द सेंस हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। क्या कहें अब ऐसे टाइम पे कि कोई मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, किसी की पत्नी मर रही है, किसी का पूरा घर उजड़ रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई कोविड का टेस्ट मांग रहा है, कोई कहते हैं कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकते वरना हमारा ये बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। फिर शाम होते होते, क्योंकि आशुतोष को मेरे हस्बैंड को कुछ भी करके मम्मी का कोविड टेस्ट करवाना था क्योंकि उनको एक बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाना था। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मम्मी को आइसोलेशन में रखा गया और ताकि कोविड का टेस्ट हो सके। कोविड का टेस्ट हुआ, नेगेटिव आई रिपोर्ट। पापा का भी कोविड का टेस्ट हुआ क्योंकि पापा हमेशा मम्मी के साथ रहते थे तो उनकी भी नेगेटिव आई रिपोर्ट। फिर हम लोग बहुत खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उतनी सी छोटी सी चीज़ को लेकर मैं इतनी खुश हो गई कि अरे मम्मी का नेगेटिव आया, अब तो बड़े हॉस्पिटल मम्मी जाएंगी। फिर अगले दिन जब नानू गए तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, यहाँ जहाँ से आप लोगों ने कोविड का टेस्ट करवाया है हम वहाँ का नहीं मानेंगे, आपको यहाँ से करवाना होगा, हम यहाँ का मानेंगे। अरे भैया कोई मर रहा है, एक एक मिनट उसके लिए एक ऐसा हो रहा है कि बस हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ ठीक है ऐसा लगता है। कोई एक एक मिनट मर रहा है और आप बोलते हो कि नहीं हम यहाँ का नहीं मानेंगे, हम वहाँ का नहीं मानेंगे, हम आपको क्या 75 जगह का कोविड का टेस्ट ला करके नेगेटिव देंगे तब आप लोगे। कम से कम ये सोच के ले लेते कि हाँ कोई मर रहा है उसको बचा तो लो यार। इतना खराब हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मम्मी को आइसोलेशन में रखा गया था तब तक जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आ जाता। रिपोर्ट आई नेगेटिव, फिर उसी हॉस्पिटल में उनको फिर इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। वो शिफ्ट हुई, फिर अगले दिन फिर उनको बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया था और पता नहीं कैसा डॉक्टर थे भी कि नहीं मुझे नहीं पता। वो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती थी। मैं बोलती थी पापा वहाँ पे थोड़ा चिल्लाइए बोलिए कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। पापा बोलते थे बेटा क्या बोलूँ मैं, डॉक्टर देख रहे हैं, कौन डॉक्टर देख रहे हैं पता ही नहीं। एक बुखार तक नहीं उतार पाया डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर देख रहा है। फिर मम्मी को बुखार होने लगा था। फिर
मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था और फिर आईसीयू में शिफ्ट करने गए और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद मुझे लग रहा है 20-25 मिनट बाद फिर डेथ हो गई थी मम्मी की। तो फिर रात को 8:30 बजे के करीब मम्मी की डेथ हो गई थी। और फिर जब मुझे फ़ोन आया अंकित एक्चुअली इलाहाबाद में था, अंकित का मुझे फ़ोन आया तो वो रोने लगा। फिर तो सब मेरे लिए सब ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा टाइम आ गया था ना कि ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ी हूँ ऐसी, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ बचपन से, तो मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ और कभी ऐसा हुआ नहीं कि फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे डर लगे। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। और फिर मेरे यहाँ जो सोसाइटी के मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी दीदी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उन्होंने मुझे, जब उनको पता चला ऐसा कुछ हुआ है, तो वो मुझे फ़ोन करके, मैं फ़ोन भी नहीं उठाती थी, तो फिर एक दी हैं, वो मेरे को फ़ोन करके चिल्लाने लगी कि तुझे अकेले नहीं रहना है, तू हमारे पास आ जा या हम तेरे पास आ जाते हैं। अभी अकेले मत रह, अकेले नहीं रहते हैं, तू खुद भी बीमार हो जाएगी, बच्चे को बीमार कर देगी, अपनी केयर नहीं कर पाएगी, क्या क्या बोलने लगे। मैं बोलती थी कि नहीं दी, आप प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, और मुझे नहीं कहीं जाना है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे घर आप लोग आओ। मैंने ऐसा डायरेक्टली बोल दिया। उस टाइम मैंने ये भी नहीं सोचा कि दीदी लोग को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता। मगर ये दीदी लोग, मेरी जो सोसाइटी के मेरे फ्रेंड्स हैं, ये दीदी लोग इतनी अच्छी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मैं उस समय गुस्से में, दुखी में, मैंने कुछ भी बोल दिया, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। वो बल्कि और मेरे से ज़िद करने लगी कि नहीं, तुझे जो बोलना है बोलो, मगर हम आ रहे हैं, या तो तुम हमारे घर हो। तो मैं स्पेशली मतलब सारी दीदी लोगों ने ही मुझे सपोर्ट किया। जो दीदी अभी छोटा बेबी हुई है, उनको अभी 2-3-4 महीने पहले, वो नहीं आ पाई, मगर उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किया, मैसेज किया कि कुछ भी ज़रूरत होगी तो बताना, बिल्कुल भी वैसा मत फील करना, हम हैं, ये वो करके। सारी दीदी लोग अगले दिन मेरे घर भी आ गई, मुझसे काफ़ी बातें की, मुझे बहकाना, फुसलाना, क्योंकि मैं बहुत अजीब सी हो गई थी, मेरा दिमाग नहीं काम करता था। क्योंकि होता है ना कि जब आपका कोई फैमिली मेम्बर जब महीनों से जब बीमार रहता है, तो एक माइंड आपका सेटअप हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, काफ़ी दिनों से बीमार थी, बेड पे थी, ये वो। मगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन था ही नहीं हमारा। फिर उसके बाद मैं स्पेशली अपने पिंकी दीदी को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट, तो देखो मेरे सारे दीदियों ने, सारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत किया, मगर स्पेशली उन्होंने, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी, मैं नहीं रह पाती थी, मेरा दिन में रहना इतना मुश्किल था, तो आप सोच सकते हैं कि मैं रात को कैसे रहती यहाँ पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके, डांट के करके मुझे उन्होंने बोला कि जब तक आशुतोष नहीं आ जाता हैदराबाद वापस, तब तक तुम हमारे साथ रहोगी, तुम भले दिन में अपने घर में चले जाओ, मगर रात को तुम हमारे साथ सोएगी, मेरे साथ रहेगी। नहीं जा पाई। सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरी ये थी कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि कोविड का टाइम था और मैं अकेली अगर रहती तो मैं चली भी जाती, मगर विशु इतना ज़्यादा छोटा है, उसकी ये ना, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है कि मैं उसको एक जगह लेकर के बैठे हूँ तो वो बैठा रहे, ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है कि अगर मैं उसको ये बोलूँ कि नहीं ये नहीं टच करना है, ये नहीं करना, तो वो ना करे। वो 3 साल का है और सब लोगों ने मुझे मना कर दिया कि तुम मत आओ, और जो भी बहुएं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं तुम वहीं से करो। मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम वहीं से सब कुछ करना। तो मैं यहीं से सब कुछ करती थी, और ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, इसलिए मैं सिर्फ अपनी मम्मी से बात करती थी।
वरना मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मैं किसी का भी फ़ोन नहीं रिसीव करती थी, किसी के मैसेज की रिप्लाई नहीं दे पाती थी। मेरा मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का। एक्चुअली होता है ना कि जो आपकी जो सांस होती है ना, वो आपकी बैकबोन होती है। तो एक सपोर्ट था मुझे, और वो भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। मैं मतलब होता था ना कि चलो ठीक है, ये चीज़ नहीं आती, अरे मम्मी है ना, ये नहीं कर पाती, अरे छोड़ो मम्मी है देख लेंगी, ऐसा होता था। तो कोई नहीं, अभी सब बोलते हैं कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पापा को अपने साथ रखूँगी। मेरे जो ससुर जी हैं, वो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो रियल में बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। वो भी, उन्होंने भी जब पहली बार मुझे बोला था कि मैं बेटी बना के रखूँगा, तो हाँ, वो मुझे बेटी ही बना के रखते हैं, सारी बातें मेरी मानते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस इंतज़ार है कि पापा बस यहाँ आ जाएं एक बार, उसके बाद तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। तो चलो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मतलब नहीं बातें कर सकती, और बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस यही बताना चाहते थे कि मैं 1 महीने तक क्यों नहीं आई, क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आते थे। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम अपना ये व्लॉग बनाना कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम दिन रात ऐसे ही बस सोचती रहती हो, टेंशन में रहती हो, ना जाने क्या क्या। तो हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा मुझे खुद को बिज़ी रखना चाहिए। तो हो सकेगा तो मैं कल, तो पता नहीं, कल या परसों से मैं अपना डेली का व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। डेली इन द सेंस कि जो मैं अल्टरनेट बनाती थी, मैं वो व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, कंटिन्यू कर दूँगी। और बस अपना ये सपोर्ट बनाए रखिएगा, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं बन रहा है। सब बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स यहाँ के तो सब जाने गए थे, जो नहीं जानते थे वो फ्रेंड्स भी मैसेज करते थे। जो यूट्यूब की जो हमारी फैमिली है, छोटी फैमिली है मगर मैं बहुत खुश हूँ, वो लोग भी मुझसे पूछते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।